गुड मॉर्निंग। बालाजी माध्यमिक विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते विद्यालय द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उसका आज हम दूसरे दिन का काम करने जा रहे हैं। हमने आपको कल सुबह गणित का जो कक्षा 10 का पहला हमारा जो अध्याय था वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था। उसके बाद में मैंने आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व कराया था और 3 क्वेश्चन गृह कार्य के रूप में दिए थे। तो पहले हम गृह कार्य वाले क्वेश्चन से उसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चे को एक बार में कोई चीज समझ में आ जाए। इसलिए आपने जिसने भी गृह कार्य किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। लेकिन जिन्होंने काम करने की कोशिश भी नहीं की वो एक बार कोशिश जरूर करें, क्योंकि कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होती और जो बिना कोशिश किए कोई भी चीज हमें प्राप्त नहीं होती। तो चलिए हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। तो मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था कि 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा। पहला क्वेश्चन था हमारा 135 व 225 का एचसीएफ, इनकी महत्तम समापत्ति था वो ज्ञात करना था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले हमें 135 और 225 में से बड़ी संख्या कौन सी है उसको देखना है। तो 225 बड़ी है, और आपको इसमें क्या होता है कि हम जो भाग देते हैं वो आप भाग फेर काम नहीं करोगे तो चलेगा। हमें तो इसके स्टेप लिखने हैं, तो आप इसका रफ भाग यहाँ दे सकते हो। 135 का भाग दे दो 225 में, इनकी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। तो भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा एक बार, शेष पर रहेंगे हमारे यहां से 90। फिर हम भाग देंगे तो भाग जाएगा एक बार और शेष पर रहेंगे 45। फिर भाग देंगे तो भाग देंगे 2 बार और शेष रहेगा 0। यानी कि हमें क्या करना है, मैंने आपको कल ही बताया था कि पहले बड़ी संख्या में भाग देंगे, जो भाग दिया जितनी बार भाग पर गया वहां लिख दिया, शेष पर लिख दिया। अब शेष पर और वापस इस संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी उसका भाग दिया, फिर इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी उसका भाग दिया। यानी कि पहला स्टेप है हमारा यहाँ पर वो है 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। यानी कि प्रमेयिका हमारी यही तो थी, विभाजन प्रमेयिका क्या थी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हमारा r का मान है वो 0 नहीं हुआ है, तो 0 नहीं हुआ तो हमारा सेकंड स्टेप आएगा वो आएगा 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी हमारे यहाँ पर r का मान 0 नहीं है, तो तीसरा स्टेप लिखेंगे 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ हमारा r बराबर क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो जिस संख्या का भाग देने से शेष फल 0 होता है तो एचसीएफ हो जाएगा, वही संख्या एचसीएफ होती है, और एचसीएफ हो जाएगा हमारे यहाँ पर 45। ये था पहला पार्ट। और उसके बाद में हमारा दूसरा था 196 तथा 38,220 का एचसीएफ। तो इसमें भी कुछ नहीं था, सबसे पहले काम हमें यही करना है इसका भी कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो 196 और 38,220 बड़ी संख्या है। अब बड़ी संख्या है, अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि सबसे पहले हमें रफ काम करके देखना पड़ेगा कि 38,220 में 196 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो भाग देंगे तो सबसे पहले भाग दिया तो 196 आ गया, और
12 में से 6 गए, पीछे रह गए 6, 7, 17 में से 9 गए, पीछे रह गए 8, और हमारी संख्या उतार दी एक और। अब हमारे पास में ये 2 अंक होता है भैया 2, क्योंकि हम ये भाग इस हिसाब से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पहले एक बार हमें पूरा भाग देना पड़ेगा, कितनी बार भाग जा रहा है इसमें 196 में, फिर शेष कितने बचते हैं वो देखना पड़ेगा। तो भाग देंगे तो अब 1862 में 96 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 9 बार, 9 सिंह 54 हासिल 5, 81 और 5 86 हासिल 8, 9 और 8 17, इसका भाग देंगे हमारे पास तो 12 में से 4 गए, पीछे रह गए 8, 5 में से 6, 15 में से 6 रहेंगे, पीछे रहेंगे 9, 98 आ गया, और अब बताएंगे 100, ये हो गया 980। 980 में वापस 196 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 5 बार लगभग, 6 पंजे 30 हासिल 3, 5 9 45 और 3 48 हासिल 4, 5 और 4 9। यानी कि हमने जब ये पूरा भाग देखा तो हमारा भाग 196 का भाग चला गया 195 बार। यानी कि जब 38,220 में 196 का भाग देंगे तो 195 बार भाग जाएगा, शेष पर सीधे 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 38,220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0, यहाँ आर सीधा ही 0 है, तो हमारा सीधा बात है किसका भाग दिया तब 0 आ गया, तो वही शेष पर इनकी एससीएफ हो जाएगा, और वो हो जाएगा एससीएफ 196। ये थे हमारे इसके 2 क्वेश्चन थे। और उसके बाद हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, वो है, आपने इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तीसरा प्रश्न था हमारा जो गृह कार्य ग्रुप में था, वो था तीसरा प्रश्न था 867 व 255 का एससीएफ ज्ञात करना था। इनका ज्ञात करने के लिए वापस वही हम काम करेंगे। सबसे पहले कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 867 बड़ी है 255 से। अब हम 867 में 255 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा लगभग तीन बार, क्योंकि 4 बार जाता है तो 4 दुनिया 8 होते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, फिर 9 55 भी साथ में है ना। 3 बार भाग दिया तो 5 3 15 हासिल 1, 15 और 1 16 हासिल 1, 6 और 1 7, 5 में से 7 गए 2, 6 में 6 गया 0, 102 बार आ गया। 102 और 255 में से देखेंगे 255 बड़ा है, 255 में 102 का भाग 2 बार जाता है 204, यहाँ से होता है 1 और यहाँ से रहते हैं 5, 51, 51 में 102 देखते हैं तो भाग 2 बार जाता है और 0। तो हम देखते हैं कि इसके हमारे कितने स्टेप बने। तो पहला स्टेप बनता है हमारा, वो बनता है 867 बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102। यहाँ हम देखते हैं तो हमारा r बराबर नहीं है 0 के। फिर दूसरा स्टेप देखते हैं तो देखते हैं कि 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। यहाँ पर भी r 0 के बराबर नहीं है, तो तीसरा स्टेप बनेगा 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ हमारा r बराबर 0 हो गया, और जिस संख्या का भाग देने से r का मान शेष पर 0 हो जाता है वही एससीएफ होता है। तो यहाँ से हमारा एससीएफ आएगा, वो आ जाएगा 51। ये हमारे 3 गृह कार्य के क्वेश्चन थे जो हमने वापस समझे हैं। अब हम आगे के आज के नए जो पाठ के क्वेश्चन है, उदाहरण है, वो करेंगे। तो आज का हमारा, कल हमने एक उदाहरण पढ़ा था और आज उदाहरण नंबर 2 पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक
दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। जहां q एक पूर्णांक संख्या है। अब हमें इस प्रश्न में क्या करना है, कैसे समझना है, इसके लिए हमें एक प्रश्न मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर एक कथन दे रखा है। हमें दर्शाना है कि बताना है कि प्रत्येक जो धनात्मक सम संख्याएं होती है वो 2q के रूप में होती है या नहीं होती है। और दूसरी बात हमें इसमें बतानी है कि प्रत्येक जो विषम पूर्णांक संख्या होती है वो 2q प्लस 1 के रूप में होती है या नहीं होती है। जब भी हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसको हमें थोड़ी सी इसमें गणित की हमें भाषा भी लिखनी पड़ती है साथ साथ में। तो हम इसका सॉल्यूशन इनकी हल करते हैं। तो लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा बी का मान है वो हमें यहाँ दे रखा है। देखो 2q इनकी q के साथ जो संख्या होती है बी होती है, हमने प्रमेय में पढ़ा है, क्योंकि हमने ये तो प्रमेय पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और q के साथ जो संख्या होती है बी होती है, बी का मान हमारे पास यहाँ से दे रखा है 2। अब हमें पता है कि a और b के दो मान, a का मान हमारे a कोई संख्या मान ली और b का मान हमारे पास 2 है, तो हम वही प्रमेय का लगाएंगे। यानी कि a में जब हम 2 का भाग देते हैं तो कोई एक संख्या q प्राप्त होगी और हमें एक r प्राप्त होगा शेषफल। और मैंने पहले भी कल भी बताया था कि शेषफल का मान होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन जो भाग देते हैं उस संख्या से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ से हमारे पास r के दो मान संभव होते हैं, 0 और 1। या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, क्योंकि 2 लिखेंगे तो 2 इसके बराबर होता है, इसके बराबर कभी भी r का मान नहीं होता, क्योंकि जब भाग देंगे तो यहाँ से ऐसी छोटी संख्या 2 से छोटी संख्या यहाँ पे आएगी तभी भाग नहीं जाएगा, जब तक बड़ी संख्या आएगी तब हम 2 का भाग दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ से r के मान 2 मिल जाए हमें, 0 और 1। अब हम जानते हैं कि यूक्लिड प्रमेय क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये हमारा एक रफ काम है जो हमने चेक किया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां से हम यदि देखें तो a बराबर b का मान 2 q प्लस आर और r के दो मान है 0 और 1। तो यहां से हमारे पास a के दो मान प्राप्त होते हैं। तो a के संभव मान कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। a के संभव मान, इनकी जो a के मान प्राप्त होने की संभावना क्या हो सकती है इनकी, एक बार तो हम r का मान 0 रखेंगे और एक बार r का मान हम 1 रखेंगे। तो a के संभव मान हमें प्राप्त होते हैं, वो होते हैं a बराबर a के एक तो मान प्राप्त होता है 2q, क्योंकि जब हम 0 रखेंगे तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ से 2q तथा 2q प्लस a का मान r का मान 1 रखें तो 2q प्लस 1 मिलता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ 2q एक धनात्मक 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक है, क्योंकि देखो 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है। क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा हम q का मान चाहे कोई भी रखेंगे उसको 2 से गुणा करेंगे
तो हमेशा वो सम संख्या प्राप्त होगी। चाहे आप 1 रखे देख लो, 2 रखे देख लो, 3 रखे देख लो, कुछ भी रखेंगे तो हमें वो संख्या जो मिलेगी वो हमेशा कैसी मिलेगी, एक सम संख्या मिलेगी, क्योंकि 2 यहाँ एक गुणनखंड के रूप में है, यानी कि 2 का ये गुणनखंड है कि किसी भी संख्या को हम 2 से गुणा करेंगे तो वो संख्या हमें सम संख्या ही मिलेगी। इसी प्रकार 2q प्लस 1 एक विषम 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि जब 2q q का मान कोई भी रखेंगे तो सम संख्या मिलेगी। जैसे हमें 1 रखता हूं तो 2 इंटू 1 2 होते हैं, 2 में 1 जोड़ते 3 हो जाएंगे। यदि मैं 2 रखूंगा तो 2 इंटू 2 4, 4 में जब मैंने 1 जोड़ दिया तो 5 हो गए, 3 हुई, 5 हुई, ऐसी सब संख्याएं जो विषम संख्या होती है। तो जो 2q 1 का रूप होता है वो हमेशा एक विषम धनात्मक पूर्णांक होता है, और जो 2q का रूप होता है वो एक सम धनात्मक पूर्णांक होती है। तो हमने यही सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि धनात्मक संपूर्णांक संख्या 2q के रूप में होती है तथा विषम धनात्मक संख्याएं 2q के रूप में होती है कि नहीं होती है, और हमने ये सिद्ध कर दिया, दर्शा दिया। यही हमारा इसका सॉल्यूशन है, इति सिद्धम। तो ये हमारा दूसरा उदाहरण था कि जो हमने समझा है। एक बार यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रोक करके पीछे करके वापस देख सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए हमें थोड़ी सी मानसिक शक्ति पर भी जोर पड़ता है, क्योंकि इन प्रकार के प्रश्नों में हमें कुछ संख्या ऐसी माननी पड़ती है। फिर वो उसके प्रमेय के ऊपर हमने जैसे माना, पहले ए संख्या मानी, फिर बी का मान हमारे यहाँ से ज्ञात हो गया कि 2 है, फिर हमने भाग दिया तो आर के 2 मान आ गए। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमने जब आर के मान रखे तो ए के हमें 2 मान प्राप्त हो गए, एक मान 2q हो गया प्राप्त, दूसरा ये हो गया। इसका मान देखा तो ये हमें कोई भी संख्या q का मान कुछ भी रखा तो हमें सम संख्या मिली, और यहाँ पे हमने q का मान कुछ भी रखा तो विषम संख्या मिली। तो ये सम संख्या का रूप हो गया, ये विषम संख्या का रूप हो गया, और ये हमें सिद्ध करना था। अगला हमारा तीसरा उदाहरण है, वो है वही इसी प्रकार का उदाहरण है, सेम ऐसा ही है कि दर्शाइए कि प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्ण संख्या, उदाहरण तीसरा है, दर्शाइए कि प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप में होती है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। अभी हमने पहले पढ़ा था उसमें एक धनात्मक था, एक विषम संख्या थी, एक सम संख्या थी। ऐसा इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें हमें पूछा गया है कि एक प्रत्येक विषम धनात्मक संख्या होती है वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होती है नहीं होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम मानते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ए है जो कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तथा बी बराबर 4 है, क्योंकि यहाँ पर भी क्यू के साथ में 4 का गुणा है, यहाँ भी 4 का गुणा है, तो बी का मान 4 हो गया। अब हम रफ काम में जैसे भी यूक्लिड प्रमेय करते हैं कि ए में जब 4 का भाग देंगे तो क्यू भागफल और आर शेषफल आएगा। और मैंने आपको हर बार ये समझाया है कि शेषफल का मान 0 के बराबर लेकिन 4 से छोटा होता है। तो आर के यहाँ से 4 संभावित मान आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। यानी कि या तो शेषफल 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं। 4 शेषफल होंगे तो 4 का 4 में भाग चला जाता है। तो अब हमारे को इसमें वही यूक्लिड प्रमेय लगाना है
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास में प्रमेय का बनती है a बराबर 4q प्लस आर, और जहां पर हमारे r के मान है वो है 0, 1, 2 और 3। इसलिए a के संभव मान, यानी कि जब हम यहाँ समीकरण में r का मान 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a का मान 4q मिलेगा। जब r का मान 1 रखेंगे तो 4q प्लस 1 मिलेगा। जब r का मान 2 रखेंगे तो 4q प्लस 2 मिलेगा। r का मान 3 रखेंगे तो 4q प्लस 3 मिलेगा। तो पहला मान मिलेगा हमें, संभावित मान वो मिलेगा 4q, दूसरा मिलेगा 4q प्लस 1, तीसरा मिलेगा 4q प्लस 2, चौथा मिलेगा 4q प्लस 3। अब हम इसमें से देखें, इन चारों मानों को देखें तो हमारे पास में 4q तथा 4q प्लस 2 दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, अब मैंने लाइन लिखी है कि 4q और 4q प्लस 2 दोनों एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं 4 के साथ में किसी भी संख्या का गुणा करूंगा तो हमेशा 4 का ही गुण जाएगा। 4 का पड़ेगा 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे मान आएंगे। और जो ये सारे के सारे मान होते हैं ये सम संख्या थी। 4 एक सम संख्या किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो सम संख्या आती है। इसी प्रकार 4q प्लस 2 के जोड़ते हैं तो भी सम संख्या बनती है। यानी कि 4q को 1 से गुणा करोगे 4 में 2 जोड़ दोगे तो 6 भी एक सम संख्या होती है। तो ये दोनों संख्याएं होती है वो विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्योंकि सम पूर्णांक है इसीलिए नहीं है, क्योंकि ये सम संख्या के गुणनखंड है। तो अब जब ये और ये दोनों मान जब सम संख्या है तो शेष कौन से मान रहे? तो 4q प्लस 1 व 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। ये हमें सिद्ध करना था। तो आपको समझ में आया होगा कि 4q प्लस 1 यानी कि किसी भी सम संख्या है ये सम संख्या बनेगी, और सम संख्या में जब हम 1 जोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या आती है। यदि सम संख्या में हम 3 जोड़ेंगे तो भी एक विषम संख्या आती है। और ये दोनों रूप कैसे हो जाएंगे? तो ये दोनों रूप एक विषम धनात्मक पूर्णांक के हो जाएंगे। ये हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार हमारा अगला उदाहरण आता है, उदाहरण नंबर 4। वो आता है, थोड़ा सा उदाहरण की भाषा बड़ी है लेकिन उसका उत्तर बहुत ही आसान है। बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के उस भाषा को समझना है कि क्या चीज पूछना चाहता है और कैसे ज्ञात करनी है। उदाहरण नंबर 4 की भाषा मैंने कहा बड़ी है तो मैं चलो लिख लेता हूं कि उदाहरण 4 है, एक विक्रेता, कोई भी चीज बेचने वाला विक्रेता के पास, एक विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां तथा 130 बादाम की बर्फियां है। वैसे लॉकडाउन चल रहा है तो बर्फी का नाम सुन के किसी के मुंह में पानी आया होगा, क्योंकि अभी हमें मिठाइयां प्राप्त नहीं हो रही है लॉकडाउन की वजह से। तो कोई बात नहीं, तो 420 काजू की बर्फियां तथा
130 बादाम की बर्फियां हैं। इन बर्फियों को वो क्या करता है कि ऐसी ढेरी इन बर्फियों को वह एक परात में ढेरियां बनाना चाहता है। ढेरियां मतलब आपने देखा होगा मिठाई की जमाई होती है मिठाई की दुकान में, जिस प्रकार से पीस रखे होते हैं वैसे ढेरियां बनाना चाहता है। और साथ में एक कंडीशन दे रखी है कि प्रत्येक ढेरी न्यूनतम स्थान घेरे। इनकी जो ढेरी होती है उसकी जो जगह होती है वो कम से कम हो, न्यूनतम स्थान घेरे। तथा साथ में हमें ये भी बताना है कि न्यूनतम स्थान घेरे तो बताइए कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितनी होगी। हमें प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या बतानी है। तो आपको जब इसमें थोड़ी सी बात याद हो, यानी कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें पूछा है कि न्यूनतम स्थान घेरे, यानी कि न्यूनतम स्थान घेरने के लिए अधिक से अधिक कितनी बर्फियां हम रख सकें कि वो एक डेयरी का रूप बन सके। यानी कि हमें अधिक न्यूनतम स्थान के लिए यानी कि हम एक प्लेट में ज्यादा मिठाई के पीस रखेंगे तो कम प्लेटें चाहिए, कम स्थान घेरेगी। तो न्यूनतम स्थान के लिए अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, बर्फियों की ज्ञात करनी है। जिसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा दोनों संख्याओं का। कौन सी संख्या का, 420 व 130 का एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो अब शायद मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये आपके एग्जाम्पल कराया, कल एक आज 3 क्वेश्चन कराए। उसी प्रकार से जैसा हमने किया था उसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको आगे इसका हल करना है। इनकी कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, आपको हल करके प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या, इनकी एचसीएफ कितना आएगा वो आपको ज्ञात करना है और मुझे व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। यदि आपसे आगे नहीं होगा तो मैं इसका आंसर भी कल आपको बता दूंगा। वैसे आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी हमारे लिए मेहनत कीजिए। और हमारे लिए मेहनत आपसे यही करना है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाएं, लाइक बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों के साथ, जो भी हमने हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे राज्य का या हमारे देश का विद्यार्थी कहीं पे भी हो। वैसे ये राजस्थान बोर्ड का है और हम राजस्थान के बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं। तो राजस्थान में जितने भी विद्यार्थी हैं जो राजस्थान बोर्ड से पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोई भी इस वर्ष जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है विद्यार्थी, उसके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करते रहना है और आप सभी का सहयोग यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाएं और वीडियो को समझें। जो काम बताया गया है उसको आप एक स्कूल के विद्यार्थी हो और स्कूल के विद्यार्थी का फर्ज बनता है कि टीचर चाहे कोई भी पढ़ाए, पढ़ा हुआ चीज यदि हम ढंग से समझेंगे तो हमारे भविष्य में जरूर काम आएगी। धन्यवाद।